नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। एक घंटे के इस स्पेशल शो में हम आपको महायुद्ध से जुड़ी सबसे ताजा 6 रिपोर्ट्स दिखाएंगे। पुतिन की बेहोशी से लेकर बाइडेन की बेबस चुप्पी तक की बात करेंगे। आपको बताएंगे पुतिन ने कौन सा नया फॉर्मूला तैयार किया है। बात होगी रोटी के विश्व युद्ध की भी, लेकिन शुरुआत रूस से 11,000 किलोमीटर दूर उस जगह से जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। पुतिन ने अमेरिका के नाक के नीचे ऐसा सैनिक अड्डा बनाया जिसे लेकर बाइडेन परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए रूस यूक्रेन की जंग अब किस मुकाम तक पहुंच चुकी है। आग की लपटों में सब कुछ जलकर खाक हो रहा है। पुतिन के यूक्रेन जीत की ख्वाहिश, ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराने का अरमान और यूक्रेन को झुका डालने का सपना। यूक्रेन का यह प्रचंड और बेहद करारा जवाब है। यूक्रेन का दावा है कि उसने लुहांस्क के कादिवका में एक स्टेडियम को बेस बनाकर रह रहे वैगनर ग्रुप के अड्डे को नष्ट कर दिया है। हमला इतना भीषण था कि इससे पूरा बेस आग की लपटों में घिर गया और इससे उठते काले धुएं आसमान पर छा गए। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस हमले में 22 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हैं। वहीं यूक्रेनी सरकार के सूत्रों का दावा है कि मरने वालों की तादाद 300 के पार है। आप गिन नहीं पाएंगे। इस रनिंग शॉट्स में जो कुछ दिख रहा है वो युद्ध में आदमी की कीमत क्या रह गई है इसकी निशानी है। कहा जा रहा है कि ये दृश्य फ्रांस के पत्रकार ने अपने कैमरे में कैद किया है, जिसमें 3,000 से ज्यादा कब्रें दिख रही हैं। मरने वालों की पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि नंबरों में तब्दील हो गई है। मारियोपोल के इस खौफनाक दृश्य में 3,000 से ज्यादा कब्रें होने का दावा किया जा रहा है। तो एक तरफ तो यूक्रेन का पावरफुल डिफेंस वाले स्टेडियम का दृश्य है और दूसरी ओर रूस के हमले के बाद का ये कब्रगाह है। अंदाजा लगाइए कि रूस यूक्रेन युद्ध में कितने बलि चढ़े हैं, कितने चढ़ रहे हैं और अभी कितनों की बलि ली जानी है। धू-धू करते जलते इस स्टेडियम में जिसे मारने का दावा यूक्रेन की फौज ने किया है, वैगनर ग्रुप के लड़ाके बताए जा रहे हैं। वैगनर ग्रुप क्या है, क्या करता है और कितना खतरनाक है, इसे तफसील से समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्राइवेट मिलिशिया कुख्यात वैगनर ग्रुप उनके देश में 2014 से ही मौजूद है। इस मिलिशिया के लड़ाके क्राइमिया और लुहांस्क क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाकर यूक्रेन की सेना पर हमला कर रहे हैं। ये रूस का अर्धसैनिक संगठन है जो पूरी तरह से प्राइवेट है। इसमें भाड़े के सैनिक शामिल होते हैं जो सीधे पुतिन के इशारे पर अपने मिशन को अंजाम देते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर वैगनर ग्रुप मौजूद नहीं है। वैगनर ग्रुप यूक्रेन के डॉनबास में युद्ध के दौरान पहली बार दुनिया के सामने आया। इसी ग्रुप ने 2014 से 2015 तक स्वघोषित डोनेस्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक की अलगाववादी ताकतों की सहायता की। सीरिया, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और माली में युद्ध में वैगनर ग्रुप की मौजूदगी का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि डॉनबास में इस वक्त सदी की सबसे भीषण जंग चल रही है।
पुतिन ने अपने सबसे काबिल फौज को यहाँ तैनात किया है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि सेवेरोडोनेत्स्क जो पूरे डॉनबास रीजन का सेंटर पॉइंट है, उस पर भी रूस अब तक पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। Северодонецк полностью на 100% не освобожден. Военные украинские, представители украинских нацбатов остаются еще в промзоне завода «Азот», в общем-то, откуда ведут обстрел города. Поэтому назвать обстановку спокойной в городе Северодонецке пока. माना जा रहा है कि सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा मतलब डॉनबास रीजन में रूस का वर्चस्व, लेकिन रूसी फौज के लिए इतना आसान नहीं दिख रहा। यूक्रेन की आर्मी पूरी ताकत से हमले को रोकने में जी जान से जुटी है। एक रूसी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 70,000 जवान स्लोवियांस्क और कर्मतोर्स्क में पहरे पर हैं। हालांकि यह नंबर ज्यादा भी हो सकता है। 2 दिन पहले ही रूस ने दावा किया था कि सेवेरोडोनेत्स्क के 70% इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन हालात अब जुदा दिख रहे हैं। С той стороны, да, они там украинские националисты, они украинские фашисты, это понятно, но мне кажется, вот на их месте я бы уже принимал решение, потому что вот достаточно много примеров за последние там 3-4 месяца того, что мы в любом случае добьемся своей цели. Мы в любом случае освободим промзону, мы в любом случае освободим Северодонецк, мы в любом случае будет наш Лисичанск. यूक्रेन की ओर से मिल रहे जवाब पर रूस की फौज जबरदस्त प्रहार कर रही है। बावजूद इसके जंग की लंबाई खींचती दिख रही है। जाहिर है इसके पीछे 2 शक्तियां काम कर रही हैं, अमेरिका और यूरोप। जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका का खजाना खोल दिया है और यूरोप लगातार हथियारों का सप्लाई कर रहा है। ज़ेलेंस्की को मिल रही इस संजीवनी के सहारे ही यूक्रेन अब तक सिर्फ टिका हुआ नहीं है, बल्कि पुतिन की फौज की बर्बादी की कहानी लिख रहा है। पहले ज़ेलेंस्की को सुनिए, फिर दिखाएंगे यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस ने जंग में अब तक क्या खोया है। Почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за 1,5 тижні. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом в одній команді, і цій команді належить виграти, впевнений. Вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки, до речі, нашу державу. यूक्रेन का दावा है कि उसने 10 जून तक 32,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 1,419 रूस के टैंक को तबाह कर दिया है। 222 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को बर्बाद कर दिया है। 212 एयरक्राफ्ट, 178 हेलीकॉप्टर्स, 125 क्रूज मिसाइल, 712 आर्टिलरी सिस्टम नेस्तनाबूद हो चुके हैं। कागज पर यूक्रेन के इस दावे की तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ रण क्षेत्र से रूस के सैनिकों के बर्बादी की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि यूक्रेन के दावे में दम दिख रहा है। लेकिन सच्चाई की एक नजर ये भी है कि यूक्रेन दक्षिण के इलाकों में अपना वर्चस्व गंवा चुका है और अब पूर्वी इलाकों में देखना है कि वो कितने दिनों तक टिका रह सकता है। Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и 1 Су-25 в районе Александровки Харьковской области. पुतिन बार बार कहते रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप की यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई युद्ध की आग में घी डालने का काम है, लेकिन दोनों नहीं मानते। लिहाजा पुतिन ने भी युद्ध नीति बदल दी है, क्योंकि लड़ाई भले ही यूक्रेन के साथ हो, अमेरिका और यूरोप अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हैं। लिहाजा अमेरिका को अब अपने ही घर में पुतिन की सेना की चुनौती मिलने वाली है। लैटिन अमेरिकी देश निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा ने रूस समेत विदेशी सेनाओं की तैनाती को मंजूरी देने वाले आदेश को जारी कर दिया है।
निकारागुआ और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से तनाव चल रहा है। निकारागुआ ने रूस के एक छोटे से सैन्य दल को तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है। ये सैनिक निकारागुआ की सेना के साथ अनुभव शेयर करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खरोवा ने कहा है कि ये कदम सामान्य है। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसके तहत विदेशी सेनाएं सहयोग कर सकेंगी। इस कानून में अमेरिका को भी मंजूरी दी गई है। अब जरा रूस की इस नई व्यूह रचना को समझिए कि कैसे अमेरिका के नाक के नीचे रूस अपना सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है, जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। असल में रूस से निकारागुआ की दूरी है 11,684 किलोमीटर, जबकि सेंट्रल अमेरिका से निकारागुआ की दूरी है सिर्फ 62 किलोमीटर। जाहिर है बाइडेन की चिंता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि पुतिन की बार-बार ज़ेलेंस्की को हथियार नहीं देने की चेतावनी का उल्लंघन का नतीजा है रूस का निकारागुआ में नया मिलिट्री स्टेशन। Я вдячний Європейському Союзу за санкційну політику проти Російської Федерації, яка допомагає дуже сильно нашій боротьбі. 6 пакетів санкцій ЄС стали відчутним інструментом тиску на Росію за війну. Але війна, на жаль, ще продовжується, а отже потрібен 7-й санкційний пакет, і він має стати ще потужнішим. माना जा रहा था कि यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से से मुकाबले पूर्वी हिस्से में यूक्रेन की फौजों की तैनाती कम है, इसलिए पुतिन की सेना बहुत कम दिनों में डॉनबास रीजन पर कब्जा कर लेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस के महाविनाशक मिसाइलों की मार के बीच यूक्रेन की फौज पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रही है। खुद रूस मान रहा है कि यूक्रेन की ओर से जोरदार जवाब मिल रहा है। हालांकि जेलेंस्की अपनी सेना का हौसला इस जवाबी कार्रवाई के लिए कब तक बनाए रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस के मुकाबले यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियारों की अब कमी होने लगी है। На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов'янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка-Богородичне. Має успіх. Намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного. На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов'янськ та Сіверськ. На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське-Оріхове. Має частковий успіх. Закріплюється на північній околиці на जब तक डॉनबास अविजित है, कीव का किला सुरक्षित है, ज़ेलेंस्की सुरक्षित है, लेकिन अब ज्यादा दिनों तक शायद ये नहीं बच पाए, क्योंकि समंदर से यूक्रेन का कनेक्शन कट चुका है और पोलैंड का रास्ता ब्लॉक होते ही यूक्रेन को विदेशों से हथियार मिलने बंद हो जाएंगे। मतलब खेल खत्म। लेकिन तब तक जंग जारी है और पुतिन के मुताबिक ज़ेलेंस्की को तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो झुकेंगे नहीं। यूक्रेन की तरफ से मिल रहे जवाब पर रूस की फौज जबरदस्त प्रहार कर रही है। बावजूद इसके लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है। जाहिर है इसके पीछे दो शक्तियां काम कर रही है, अमेरिका और यूरोप। जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका का खजाना खोल दिया है और यूरोप लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ज़ेलेंस्की को मिल रही इस संजीवनी के सहारे ही यूक्रेन अब तक सिर्फ टिका हुआ ही नहीं है, बल्कि पुतिन की फौज की बर्बादी की कहानी भी लिखता जा रहा है। पहले ज़ेलेंस्की को सुनिए, फिर दिखाएंगे यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस ने जंग में अब तक आखिर क्या कुछ खोया है। जैसे जैसे जंग लंबी खींच रही है, पुतिन का गुस्सा भी
बढ़ रहा है। जैसे जैसे पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है, यूक्रेन की जंग में और भयंकर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इस हेडलाइंस का मतलब है रूस ने यह धमकी दी है कि वो यूक्रेन में और खतरनाक महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या ब्लैक सी यानी काले सागर के बाद बाल्टिक सागर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है? आखिर क्यों पुतिन के दुश्मन नाटो देश लगातार बाल्टिक सागर में एक्टिव हो रहे हैं? क्यों बाल्टिक सागर के खारे पानी में आग लगी हुई है? दरअसल ये जानकारी ब्रिटेन से सामने आ रही है कि अब रूस इस तरह हताश हो चुका है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए ऐसे हथियारों का सहारा लेना चाहता है जो बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या कर सकते हैं या लोगों को घायल कर सकते हैं। ये तस्वीर थी, ये रूस की एक पुरानी खतरनाक मिसाइल से किया गया हमला है। इस मिसाइल का नाम है KH-22। इस खतरनाक मिसाइल को ब्रिटेन ने महाविनाशक हथियार करार दिया है और कहा है कि अब पुतिन इस खतरनाक KH-22 मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये KH-22 1960 के दशक का रूसी हथियार है। इस मिसाइल का निर्माण रूस ने तब किया था जब दुनिया उसे सोवियत संघ के नाम से जानती थी। ये मिसाइल ऐसे किसी भी विमान को नष्ट करने में सक्षम थी जिसमें परमाणु हथियार लोड हो। खासकर ये मिसाइल रूस ने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाई थी, लेकिन अब इसका असली यूज यूक्रेन के युद्ध में किया जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जब इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल जमीनी हमलों के लिए किया जाए तो इसे बेहद गंभीर माना जाता है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं। दावा ये किया जाता है कि जहां भी ये मिसाइल गिरती है 10 मीटर से ज्यादा का गड्ढा कर देती है। इसका मतलब साफ है कि दुश्मन अगर जमीन के नीचे 10 मीटर तक बंकर में भी छुप जाए तो इस मिसाइल से मारा जा सकता है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर पर मौजूद दुश्मन को भी नष्ट कर सकती है। 5500 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से ये मिसाइल अपने टारगेट पर टूट पड़ती है। सबसे बड़ी बात ये कि परमाणु हमला करने में भी ये सक्षम है। रूस की इस मिसाइल ने यूक्रेन में बहुत जबरदस्त तबाही मचाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुतिन को इतने पुराने हथियार क्यों निकालने पड़ रहे हैं जो साल 1960 के दशक के हैं। दरअसल खबर ये है कि पुतिन के हथियारों के जखीरे में अत्याधुनिक मिसाइलों की संख्या लगातार घट रही है और यही वजह है कि पुतिन की आर्मी 1960 के दशक की KH-22 मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है जो यूक्रेन की इमारतों को खंडहरों में तब्दील कर दे रही। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन्हें कहते हैं फ्लेम थ्रोवर वेपन, मतलब वो हथियार जो आग फेंकते हैं। ऐसे हथियार भी महाविनाशक माने जाते हैं। ब्रिटेन ने आरोप ये लगाया है कि रूस यूक्रेन के अंदर इस तरह के फ्लेम थ्रोवर वेपन का भी इस्तेमाल कर रहा है। लुहांस्क के गवर्नर ने यूक्रेन पर यह आरोप लगाया है कि लुहांस्क के गांवों में आग लगाने वाला फ्लेम थ्रोवर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। लुहांस्क के गवर्नर ने यह भी बताया कि फ्लेम थ्रोवर रॉकेट सिस्टम से गांवों पर हमले हुए जिसमें आम लोगों के घर जलकर राख हो गए।
इतना ही नहीं, यूक्रेन का आरोप तो ये भी है कि रूस सेवेरोडोनेत्स्क में भी फ्लेम थ्रोवर हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों के बाद भी पुतिन की आर्मी के पांव इस इलाके में जम नहीं पा रहे हैं। Противник продовжує вогневий вплив із мінометів по позиціях Сил оборони в прикордонних районах. Крім того, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Рожковичі, Грем'яч, Лугівка та Попівка. На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Для сковування дій Сил оборони ворог здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів. फ्लेम थ्रोवर यानी आग फेंकने वाले हथियारों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में भी किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध की इन तस्वीरों से साफ है कि फ्लेम थ्रोवर हथियार हमेशा से ही दुश्मन देशों की सेना के लिए एक बड़ा संकट साबित हुए हैं। कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं जो पुतिन के गुस्से को भड़का रही हैं। सबसे पहले ये मैप देखिए, ये है बाल्टिक सागर जो कि रूस के पड़ोस में मौजूद है। समंदर से छूते हुए कई ऐसे देश हैं जो नेटो के साथ हैं। यही वजह है कि बाल्टिक सागर में भी नेटो अपना डिफेंस तैयार कर रहा है। अब बाल्टिक सागर में ही नेटो ने एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। नेटो ने RBS-70 एयर डिफेंस को अपने युद्ध अभ्यास में शामिल किया है। क्या है ये RBS-70? RBS-70 को स्वीडन की कंपनी बोफोर्स डिफेंस ने तैयार किया है। RBS-70 एक शॉर्ट एयर रेंज डिफेंस लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इस वक्त दुनिया के 18 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए RBS-70 को खरीदा है। RBS-70 डिफेंस सिस्टम से निकला मिसाइल 8 किलोमीटर तक की रेंज में 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ईरान ने इराकी विमानों के खिलाफ ईरान इराक युद्ध के दौरान RBS-70 हथियार का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, पुतिन के आदेश पर रूस की तरफ से नेटो और पोलैंड को चेतावनी भी दी गई है। दरअसल पोलैंड ही वो जगह है जहां से नेटो के हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को हो रही है। ये सप्लाई जब तक जारी रहेगी, पुतिन यूक्रेन को घुटनों पर नहीं ला पाएंगे। पोलैंड की तरफ से लगातार यूक्रेन को मदद दी जा रही है और सबसे बड़ी मदद है वो जमीनी रास्ता देना जहां से हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को की जा रही है। पुतिन पहले भी इन दुश्मन देशों को चेतावनी दे चुके हैं। कुल मिलाकर ये जंग ऐसी दिशा में आगे बढ़ती जा रही है जहां युद्ध के और ज्यादा भड़कने का खतरा बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आंकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।
सेना की मदद की, बल्कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने के लिए भी इस किलर आर्मी ने वहां जमकर कहर ढाया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अब वैगनर ग्रुप के लड़ाके डॉनबास पहुंच चुके हैं और वहां यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले पश्चिमी मीडिया ने ये भी दावा किया था कि बुचा नरसंहार में पुतिन की सेना के साथ खूंखार वैगनर ग्रुप के हत्यारे भी शामिल थे, जिन्होंने बुचा शहर में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी और शहर को कब्रगाह में तब्दील कर दिया था। और इस बीच डोनेस्क में यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने वाले 3 विदेशी नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने हमला बोला था और उससे ठीक पहले पुतिन ने लुहांस और डोनेस्क को आजाद मुल्क की मान्यता दे दी थी। और ये दोनों इलाके पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास का हिस्सा हैं, जिस पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने अपना पूरा दम लगा दिया है। मारिउपोल शहर को जीतने के बाद रूसी सेना पिछले कई दिनों से इस इलाके पर धावा बोल रही है। यूक्रेन की सेना को खदेड़ने के लिए इस इलाके में मौजूद कई शहरों पर दिन रात आसमान से बमों की बारिश की जा रही है। कई शहर तो देखते देखते खंडहर की शक्ल ले चुके हैं। हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही का मंजर है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि डोनेस्क को जीतने के लिए रूस अपने सबसे ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लेकर वैक्यूम बम तक का इस्तेमाल कर रहा है। दावा ये भी है कि इन खतरनाक और घातक हथियारों के दम पर रूस ने ज़ेलेंस्की की सेना की कमर तोड़ दी है। और डोनेस्क के कई इलाकों से यूक्रेन की सेना पीछे हट चुकी है। मतलब ये कि कई इलाके रूस के कंट्रोल में आ चुके हैं। रूस का ये भी दावा है कि पिछले कई दिनों से चल रही है इस भीषण जंग में यूक्रेन की सेना के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि कई जवानों ने उसकी सेना के आगे सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर करने वालों में न सिर्फ यूक्रेन के जवान हैं, बल्कि ब्रिटेन के 2 और मोरक्को का एक नागरिक भी शामिल है, जो पिछले कई दिनों से डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। लेकिन कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन के जवानों के साथ इन तीनों ने भी रूसी फौज के आगे घुटने टेक दिए, जिसके बाद उन पर रूस के समर्थन वाले डोनेस्क की एक अदालत में मुकदमा चलाया गया। तीनों पर तख्ता पलट की साजिश रचने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने समेत कई तरह के आरोप लगाए गए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। कोर्ट ने उन तीनों को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया है। हालांकि जिस अदालत ने ये सजा सुनाई है उससे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि ये कोर्ट उस डोनेस्क प्रांत में है जिसने रूस के समर्थन से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और इसी वजह से पश्चिमी देशों ने तीनों नागरिकों को मौत की सजा दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं दोनों ब्रिटिश नागरिकों के परिवारों का दावा है कि ये लोग यूक्रेन की सेना के ही सदस्य हैं और लंबे समय से वहां काम भी कर रहे थे। ब्रिटेन के 2 नागरिकों और मोरक्को के एक नागरिक को मौत की सजा सुनाए जाने पर पश्चिमी देश एक बार फिर रूस पर भड़क गए। ब्रिटेन और यूक्रेन ने कोर्ट के इस फैसले की आलोचना की और इसे युद्ध अपराधियों की सुरक्षा वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने भी अदालत के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले की कड़ी निंदा करती हूँ। वो युद्ध के कैदी हैं। ये एक दिखावटी फैसला है जो वैध नहीं है। मेरी संवेदनाएं परिवारों के साथ हैं। हम उन्हें मदद देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन का कहना है कि जो भी विदेशी नागरिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं और पकड़े गए हैं, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा का अधिकार है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। मतलब यह है कि ब्रिटेन की सरकार अपने दोनों नागरिकों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसके लिए वो न सिर्फ यूक्रेन के साथ संपर्क में है, बल्कि लगातार रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई दे रही है, ताकि किसी भी सूरत में ब्रिटेन के दोनों नागरिकों को रूस के पंजे से बाहर निकाला जा सके। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि ब्रिटेन में कैद हुए रूसी लोगों के बदले इन दोनों ब्रिटिश नागरिकों को रिहा करवाया जा सकता है। यूक्रेन की जंग में सिर्फ ब्रिटेन और मोरक्को के ही लोग नहीं शामिल हैं, बल्कि कई देशों के लोग रूसी सेना से 2-2 हाथ करने में जुटे हैं। असल में 24 फरवरी को रूस के हमला करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सभी देशों के लोगों से रूस के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की थी और दावा है कि उनकी इस अपील के बाद करीब 16,000 से ज्यादा लोग रूस से जंग लड़ने के लिए वहां पहुंच गए थे। कुछ युद्ध में रूसी सेना के दांत खट्टे करने में जुट गए,
तो कुछ लोगों ने जंग में घायल लोगों की मदद करने का काम संभाल लिया। वहीं ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने डॉनबास में हथियारों की भारी किल्लत की बात कबूल कर ली है। एक रोज पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये मान चुके हैं कि डॉनबास में उनकी सेना की हालत बेहद खराब है और उनके पास रूसी सेना से मुकाबले के लिए हथियारों का टोटा पड़ गया है, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना कमजोर हो गई है और पुतिन की फौज उन पर हावी होती जा रही है। हालांकि जंग के पहले ही दिन से नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस की सेना से दो हाथ करने के लिए यूक्रेन को घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। दावा तो ये तक है कि नेटो से मिले हथियारों के दम पर ही यूक्रेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूस के सामने इतने दिनों से खड़ा है। 24 फरवरी से जंग की शुरुआत हुई थी, तब से पुतिन का सैन्य अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस का दावा है कि मारियोपोल शहर को जीतने के बाद उसकी काला सागर में निवाले का काल सामने आया है। ये ऐसा जल दैत्य है जो दुनिया के 6 अरब लोगों को भूखा मार सकता है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में काला सागर जल अखाड़ा बना हुआ है। काला सागर में रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की नेवी ने बारूदी सुरंग बिछा रखी थी। वहीं यूक्रेन को काला सागर के रास्ते कोई बड़ी मदद ना मिले, इसके लिए रूस ने यहां सी माइंस का पूरा जाल बिछा रखा है। लेकिन इस बारूद के जाल ने उन युद्धपोतों का रास्ता रोक रखा है जिसके जरिए अनाज दुनिया के तमाम देशों में पहुंचता है। यूक्रेन युद्ध के चलते कैसे रोटी का विश्व युद्ध छिड़ गया, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। गहरे समंदर में विस्फोट, वीडियो नंबर 1। गहरे समंदर में विस्फोट, वीडियो नंबर 2। गहरे समंदर में विस्फोट, वीडियो नंबर 3। समंदर की अतल गहराइयों में बिछाई गई श्री माइन कुछ ऐसे ही दुश्मनों का काल बनती है। रूस की नौसेना ने काला सागर में ऐसी ही श्री माइंस का जाल बिछा रखा है जो यूक्रेन की नेवी के लिए साइलेंट किलर बने हुए हैं। काला सागर में रूस के बिछाए सी माइंस का असर सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं है। इसके फटने के खौफ ने 6 अरब लोगों के निवाले पर संकट खड़ा कर दिया है। ब्लैक सी में बिछे बारूद की बिसात का असर 94 देशों में मौजूद लोगों की थाली पर पड़ने की आशंका है। वजह है काला सागर की मचलती लहरों पर पुतिन की सेना का पहरा। ब्लैक सी में पुतिन की सेना का वर्चस्व है। ब्लैक सी से लगे यूक्रेन के सभी बंदरगाहों पर रूस की कड़ी नजर है। काला सागर के बंदरगाहों पर रूस की नाकेबंदी है। काला सागर के तट पर रूस से लेकर खुद यूक्रेन ने भी श्री माइंस लगा रखे हैं, जिनकी वजह से किसी भी युद्धपोत के आवाजाही पर कर्फ्यू वाले हालात बन गए हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की नेवी के मुकाबले पहले ही काफी कमजोर हालत में थी, लेकिन अब युद्ध के बाद रूस ने अपने पूरे ब्लैक सी फ्लीट को सुपर एक्टिव कर दिया है। काला सागर तट के चप्पे चप्पे पर श्री माइंस लगी हुई है, जिस वजह से यूक्रेन के बंदरगाह पूरी तरह से दुनिया से कट गए हैं।
ऐसे में यूक्रेन युद्ध से कैसे 6 अरब लोगों को रोटी के लाले पड़ सकते हैं। इसे फूड क्राइसिस की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस संकट के जड़ में क्या है इसे समझ लीजिए। यूक्रेन के थिंक टैंक सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रेटजी के मुताबिक फिलहाल काला सागर में 6 ब्लैक सी फ्लीट जहाज और 2 पनडुब्बियां हैं, जो मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बिछाए शी माइंस भी जहाजों के लिए काल बनी हुई हैं। काला सागर की लहरों पर रूस के युद्धपोत तैनात हैं। समंदर के अंदर पनडुब्बियां मोर्चा संभाले हुई हैं। साथ ही साथ साइलेंट किलर के तौर पर शी माइंस भी मौजूद हैं। यानी अनाज और भूखे लोगों के बीच समंदर में माइंस बिछे हैं। एडवांस माइंस समुद्र की सतह पर पानी के अंदर लगाई जाती हैं। जब पानी के अंदर माइंस में ब्लास्ट होता है तब 3 तरह से ये असर करता है। विस्फोट से निकली ऊर्जा का 53% शॉक वेव होती है, 40% गर्मी में बदल जाती है, वहीं 1% लाइट में तब्दील होती है। लेकिन दुश्मन के युद्धपोत पर सबसे अधिक असर माइंस से निकले शॉक वेव का होता है। शॉक वेव युद्धपोत को तोड़ देते हैं। करीब करीब पूरे ब्लैक सी पर रूस ने कैसे बारूद का जाल बिछा रखा है, इसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि समंदर के नीचे से निकलती मिसाइल अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। समंदर, मिसाइल और सबमरीन से यूक्रेन को दहलाने का ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि रूस की तरफ से जारी किया गया है। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब रूस ने काला सागर के अपने सबमरीन से यूक्रेन पर मिसाइल से अटैक किया था। रूस की पनडुब्बियां पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जानी जाती हैं। ब्लैक सी से यूक्रेन के खिलाफ पनडुब्बी से मिसाइल अटैक का ये वीडियो रूसी पनडुब्बी की ताकत का प्रदर्शन भर नहीं रहा। इसके पीछे की कहानी खुद दुनिया के सबसे छोटे समंदरों में शुमार ब्लैक सी है, जिस पर रूस का 300 सालों से दबदबा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इस दबदबे को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि ब्लैक सी में नेटो देशों की दखल रूस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। कैसे, ये समझने के लिए काला सागर के भूगोल को समझना होगा। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है: रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बल्गेरिया, रोमानिया और यूक्रेन। इन देशों में से 4 पहले से ही नेटो के सदस्य हैं। जाहिर है रूस की चुनौती बड़ी है, क्योंकि 5वां देश यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने के लिए बेकरार है। रूस ये कभी नहीं होने देगा, चाहे पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में तब्दील करना पड़े। यूक्रेन के समंदर से लेकर जमीन और आसमान तक बमों की बारिश से यूक्रेन काला क्यों न पड़ जाए। पुतिन की सेना इस वक्त भी यही कर रही है। पूर्वी यूक्रेन में डॉनबास की जंग को तेज कर दिया गया है। वहीं दक्षिणी यूक्रेन से लगे काला सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दबदबा बना रखा है। इसके पीछे की वजह रूस का ब्लैक सी के किनारे बसा होना नहीं है। इसका कारण है वो खजाना जो ब्लैक सी में छिपा है। यानी ब्लैक सागर में रूस के हित को समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाने वाले गेहूं और स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्लैक सी के किनारे बसे शहरों में होता है। नेटो में शामिल देशों पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबा कायम करने के लिहाज से ब्लैक सागर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहां रूस का नेवल बेस सेवेस्तोपोल है। रूस इस इलाके में नेटो का दखल नहीं चाहता। ब्लैक सी को रूस यूरोप का आर्थिक प्रवेश द्वार मानता है।
यहाँ से वो भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बनाता है। यहाँ से दक्षिणी यूरोप के शहरों में अपने साजो सामान पहुंचाता है। यूरोप के कई देश ऊर्जा और तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्लैक सी को सेफ और शॉर्ट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक सी के आसपास के क्षेत्र को विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है। ब्लैक सी में नेचुरल गैस और तेल का भंडार है। जाहिर है ऐसी जलराशि पर अमेरिका और यूरोप की नजर हो तो रूस यहाँ अपना कब्जा जमाना जरूर चाहेगा, लेकिन काला सागर की लड़ाई में अब 6 अरब देशों की रोटी पर ग्रहण लग सकता है। यूक्रेन गेहूं का प्रमुख वैश्विक निर्यातक देश है, जो गेहूं के वैश्विक बाजार में 9% का योगदान देता है। यूक्रेन वैश्विक सूरजमुखी तेल बाजार के 42% हिस्से और दुनिया के मक्का के 16% हिस्से का निर्यात करता है। ब्लैक सी में शी माइंस की वजह से यूक्रेन में 20 से 25 मिलियन टन गेहूं फंस गया है। युद्ध के चलते लाखों टन अनाज यूक्रेन के गोदामों और बंदरगाहों में पड़ा है, लेकिन उनका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन से चुराए गए गेहूं को अफ्रीका के सूखाग्रस्त देशों को बेचकर उस लूट से लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेन ग्रेन एसोसिएशन के प्रमुख माइकोला गोर्बाको ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन के बंदरगाहों से निर्यात फिर से शुरू नहीं हुआ तो जुलाई के आखिर में शुरू होने वाली अगली फसल बुरी तरह प्रभावित होगी, जिसका असर दुनिया के पेट पर पड़ना लाजमी है। और रूस ने इस महाजंग के बीच यूक्रेन के नागरिकों को अब अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कब्जे वाले इलाकों में व्लादिमीर पुतिन की सेना रूसी पासपोर्ट बांट रही है। रूस की TSS एजेंसी का दावा है कि खेरसोन के 23 नागरिकों को रूसी पासपोर्ट सौंपे गए, जबकि सैकड़ों लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। जंग के बीच पुतिन का नया माइंड गेम। यूक्रेन के लोगों को रूस का पासपोर्ट। अब क्या करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की? यूक्रेन में दक्षिणी इलाके पर कब्जे के लिए भीषण जंग लड़ी जा रही है। इस बीच रूस ने अपने कब्जे वाले खेरसोन और मारितोपोल में रूसी पासपोर्ट बांटने शुरू कर दिए हैं। पासपोर्ट लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। Это в моей жизни исторический момент, великий исторический момент происходит. Это не только радость моя, я думаю, много. रूस के सैन्य नागरिक प्रशासन का दावा है कि खेरसोन में 23 लोगों को रूसी पासपोर्ट दिए गए हैं, जहां रूस ने मार्च महीने में कब्जा कर लिया था, जबकि सैकड़ों लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन कर चुके हैं। По возвращению российского гражданства жителям Запорожской области идет рекордными темпами. Быстрее, чем она шла в республиках Донбасса. Ежедневно приходят тысячи человек в паспортный стол. Ежедневно обрабатывается более сотни анкет с... खेरसोन में ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं और वहां के लोगों का रूस से काफी गहरा रिश्ता भी है। और यही वजह है कि रूस की सरकार खास गेम प्लान के तहत खेरसोन के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी दिल खोलकर मदद करने में जुट गई है। रूस को ये भी लगता है कि जिस तरह से उसने क्राइमिया को यूक्रेन से अलग किया था, वैसे ही जनमत संग्रह खेरसान में भी कराया जाएगा और उसे अलग किया जाएगा। रूस ने जिन इलाकों में पासपोर्ट अभियान शुरू किया है, उसमें मारितोपोल, खेरसोन, जोपोरज्जिया शामिल हैं। जेलेंस्की की सेना को इस इलाके में सिर्फ
रूसी सेना ही चुनौती नहीं दे रही है, बल्कि वहां रूस के कई समर्थक गुट भी यूक्रेन की राह में रोड़ा है। खबर है कि इन विरोधी गुटों के ज्यादातर लोग पहले से ही रूस की नागरिकता ले चुके हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मारिउपोल और खेरसान में भी कई लोग रूसी नागरिक बनना चाहते हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है और रूस के पासपोर्ट अभियान का कड़ा विरोध भी किया है। Півтора тижні. І ми насправді в цьому марафоні разом з Європейським Союзом в одній команді. І цій команді належить виграти, впевнений. Вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки, до речі, нашу державу, але і увесь Євросоюз. На окупованій території в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів в Херсоні, роздачу паспортів в Мелітополі. Я подивився, кого ж в цих новинах виставили в якості херсонців. हालांकि रूस का ये अभियान यूक्रेन के 2 इलाकों में पहले से ही चल रहा है। बताया गया कि डोनेट्स्क और लुहांस्क में 2014 के बाद कई लोग रूसी नागरिकता ले चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ी खबर सामने आई। एक रिपोर्ट में दरअसल दावा किया गया कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान पुतिन चक्कर खाकर गिर गए। गिरते गिरते वो बचे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने पुतिन को सलाह दी कि वो किसी भी पब्लिक मीटिंग में हिस्सा ना लें। क्या मीटिंग के दौरान पुतिन की तबीयत फिर बिगड़ी? क्या पुतिन को सैन्य मीटिंग के दौरान चक्कर आया? क्या पुतिन को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प दी गई? क्या सच में रूस के राष्ट्रपति पुतिन बहुत बीमार हैं? या पुतिन की बीमारी को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? यूक्रेन में जोरदार तरीके से जंग लड़ी जा रही है। इस बीच पुतिन की बीमारी की खबरें बार बार सामने आती रहती हैं। अब पुतिन के स्वास्थ्य से जुड़ी एक और खबर सामने आई। टेलीग्राम चैनल SVR का दावा है कि अचानक पुतिन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। दरअसल सैन्य सलाहकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुतिन गिरते गिरते बचे। वो खड़े हुए तो उन्हें बीमारी और कमजोरी की वजह से चक्कर आ गई। इसके बाद पुतिन को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प दी गई और वो सामान्य। इससे पहले इसी टेलीग्राम चैनल ने पुतिन के कैंसर और पार्किंसन से जुड़ी बीमारी को लेकर दावा किया था। हालांकि नए दावों में कितनी सच्चाई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बार बार पुतिन के खराब स्वास्थ्य से जुड़ी कई थ्योरी आती रही। कई तस्वीरों से भी उनके बीमार होने का अंदाजा लगाया जाता रहा है। हाल ही में कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे जिसमें रूसी राष्ट्रपति का चेहरा फूला हुआ दिखा है और कई बार वो मीटिंग या इंटरव्यू के दौरान असहज दिखी। इसके साथ ही कई बार उनके ऐसे वीडियो भी आए हैं जिसमें वो लगातार अपने पैर को बेकाबू तरीके से हिला रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन जंग के बीच तबीयत खराब होने की वजह से पुतिन ने सालाना डायरेक्ट लाइव प्रसारण को भी स्थगित कर दिया है। डायरेक्ट लाइन में पुतिन आम रूसियों के साथ बात करते हैं, रूसी नागरिकों के सवालों का जवाब देते हैं। पुतिन हर साल जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत में डायरेक्ट संवाद करते हैं, लेकिन इसे बिना किसी अगली तारीख के कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया क्योंकि पुतिन की तबीयत ठीक नहीं होने का दावा किया जा रहा है और डॉक्टरों ने भी पुतिन को पब्लिक मीटिंग में शामिल न होने की सलाह दी। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ऐसी खबरों को खारिज करते रहे हैं और इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा करार देते रहे। इस बीच टेबलॉइड प्रेस ने दावा किया है कि रूस के एक पूंजीपति की बातचीत इंटरसेप्ट की गई है जिसमें
ने बताया है, राष्ट्रपति पुतिन कैंसर से बहुत बीमार हैं और उन्होंने यूक्रेन पर हमले से पहले अपनी पीठ की सर्जरी भी कराई थी। जबकि एक विदेशी न्यूज मैगजीन के मुताबिक पुतिन की सेहत को लेकर उनके विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं। पुतिन को पागल और कमजोर तानाशाह घोषित किया जा रहा है ताकि वो अपने पद को त्याग दें और रूस की सत्ता पर विरोधी गुट का कब्जा हो सके। अमेरिका अब यूक्रेन से रूस की जंग खत्म होने की बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन की मदद करना अमेरिका को भारी पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका का खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा है, इसलिए जो बाइडेन यूक्रेन को लेकर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। बाइडेन का कहना है कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वक्त रहते अमेरिका की चेतावनी पर ध्यान देते तो यूक्रेन में इतनी तबाही ना मचती। और यूक्रेन में जारी महायुद्ध। अमेरिका और यूक्रेन में दरार। बाइडेन का जेलेंस्की पर वार। यूक्रेन ने अमेरिका की सलाह क्यों नहीं मानी? अमेरिका और अपने साथी देशों की मदद से यूक्रेन जंग में रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसी हमले की चेतावनी को सुनना नहीं चाहते थे। यूरोपियन देशों को भी लगा कि अमेरिका इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ये बड़ी बात लॉस एंजल्स में यूक्रेन की मदद के लिए एक फंड रेजिंग कार्यक्रम में कही। बाइडेन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा, शुरुआत में कई लोगों ने सोचा होगा कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास सूचनाएं और आंकड़े थे। जंग के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन हद पार करने वाले थे, ये भी जानकारी हमें थी, लेकिन जेलेंस्की इस खतरे के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते थे। राष्ट्रपति बाइडेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब जेलेंस्की के सलाहकारों ने रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से और ज्यादा आधुनिक हथियारों की मांग की है। हालांकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से इतने दिनों से जारी जंग में रूस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब यूक्रेन की मदद करना ही अमेरिका को भारी पड़ रहा है, क्योंकि फिलहाल अमेरिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बाइडेन सरकार को अपने ही देश में यूक्रेन की मदद करने पर विरोध झेलना पड़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका एक साल में जितनी रकम खर्च करता था, अमेरिका उतना खर्च पिछले 3 महीनों में यूक्रेन में कर चुका है। क्योंकि जंग जारी है तो आगे भी यूक्रेन की मदद करना अमेरिका की मजबूरी है, जो उसे महंगी पड़ने वाली है। यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर अपने बयान पलटने शुरू कर दिए। रूस ने भी मौके को भांपते हुए अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किया और जंग को लंबा खींचने के लिए हमले कम कर दिए, जिसका सीधा नुकसान अमेरिका को होगा और अब उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। एक तरफ बाइडेन यूक्रेन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं यूरोपियन देशों की मदद में भी कमी आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक जंग यूक्रेन की जमीन पर लड़ रहे हैं और दूसरी जंग अपनी लड़ी जा रही है आर्थिक मोर्चे पर। अमेरिका ने रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए सारे तरीके अपना डाले हैं और अब बारी रूस की है, जो अमेरिका को अपने अंदाज में जवाब देने के लिए राष्ट्रवाद का रास्ता अपना रहा है। रूस में अमेरिकी कंपनी मैकडॉनल्ड के जो रेस्टोरेंट बंद हो गए, अब वो फिर से चालू हो गए हैं। यह नाश्ते में टैंक और लंच में युद्धपोत परोसा जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर जितनी मिसाइलें दागी, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उसी हिसाब से रूस के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया और ये एक्शन हुआ आर्थिक प्रतिबंधों के तौर पर।
यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ता गया, रूस में कारोबार करने वाली अमेरिकी और यूरोपीय देशों की कंपनियां रूस में अपना कारोबार समेटती चली गई और उन्हीं कंपनियों में से एक थी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन चलाने वाली अमेरिका की कंपनी मैकडॉनल्ड्स, जिसने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के अगले महीने ही रूस में अपने रेस्टोरेंट बंद करने शुरू कर दिए और पिछले महीने उसने रूस में अपना पूरा कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब रूस में मैकडॉनल्ड्स के उन्हीं रेस्टोरेंट में शुरू हो गया है बर्गर का नया अवतार। रूस में मैकडॉनल्ड्स की नई पहचान, युद्ध वाले जेड निशान का बर्गर ब्रांड, टैंक और मिसाइलों के नाम पर बर्गर मेन्यू। अमेरिका की कोशिश थी कि रूस में अपनी कंपनियों का कारोबार समेटकर वो पुतिन को आर्थिक चोट पहुंचाएगा, लेकिन पुतिन ने अमेरिका की इस कोशिश की ऐसी काट निकाली कि पूरी दुनिया हैरान रह गई और इसका ताजा उदाहरण है मैकडॉनल्ड्स। अमेरिका की इस कंपनी ने पिछले महीने ही रूस में अपना पूरा कारोबार बेचने का ऐलान किया था और एक महीने के भीतर ही रूस की कंपनी ने उसे खरीदकर फिर से शुरू कर दिया और नाम दिया जेड बर्गर। ये वही जेड निशान है जो पूरे युद्ध के दौरान रूस के टैंक और उसके हथियारों पर नजर आते रहे हैं और अब उसी जेड नाम को रूस ने मैकडॉनल्ड्स की जगह चस्पा कर दिया है। इतना ही नहीं, अब जेड बर्गर के रेस्टोरेंट में मिलने वाले बर्गर के मेन्यू पर भी नजर डालिए। इस मेन्यू में रूसी फाइटर जेट सुखोई 57 के नाम पर एक बर्गर का नाम रखा गया है। इस बर्गर को T-34 नाम दिया गया है जो रूस का हैवीवेट टैंक है। एक बर्गर को रूसी युद्धपोत मॉस्कवा का नाम दिया गया है। इसके अलावा बाकी बर्गर को भी उन रूसी हथियारों के नाम दिए गए हैं जो हथियार रूस इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। असल में मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपना कारोबार बेचने के लिए एक करारनामा जारी किया था, जिसके तहत उसके बाद रूस में कोई उसके ब्रांड या लोगो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैकडॉनल्ड्स के कारोबार को जिस कंपनी ने खरीदा, अब वही इस फूड चेन का कारोबार फिर से शुरू कर रही है। रूस ने भी पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो मैकडॉनल्ड्स के नए मालिक को कारोबार जमाने में पूरी मदद करेगा और ये मदद रूस की ओर से उसे मिल भी रही है। रूस में राष्ट्रवाद के नाम मैकडॉनल्ड्स के नए ब्रांड का मेन्यू तय हो रहा है ताकि रूस में ये मैकडॉनल्ड्स से भी ज्यादा लोकप्रिय बन सके। खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच ये जंग लगातार जारी है। एक्टिव वॉर जोन के नजदीक खार्किव के रूस का लोजावा गांव पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। ये सबसे खतरनाक इलाकों में गिना जाता है। इस गांव में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक्टिव वॉर जोन में पहुंच गई है, जहां हमारी मौजूदगी है। ये एक गांव है रुस्का लोजावा, खार्किव के बाहरी इलाकों में पड़ता है। आपको बता दें कि यहां एक वक्त में रूसी सेना पहुंची थी, उसका कब्जा हो गया था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उसे आजाद कराया। लेकिन अभी भी यहां पर खतरा बना हुआ है। लेकिन पहले तस्वीर आपको दिखा दें कि यहां पर जो तबाही का मंजर है वो आप देख लीजिए, किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। देखिए, जो रूसी टैंक हैं वो यहां तक पहुंच गए थे, उनको बर्बाद किस तरह से किया गया है। यूक्रेनी सेना ने मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया था और पूरी तरह से उनको तबाह कर दिया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जगह अभी भी खतरे में है। जो हमसे कहा गया है, साफ तौर पर यह कहा गया कि जब हम यहां पहुंचे तो एक तय रास्ते पर चलें, किसी चीज को ना छुएं, क्योंकि यहां आसपास कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस इलाके में माइंस भी बिछी हुई हैं। देखिए, ये हम लगातार ये जो टैंक है इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्या स्थिति इसकी हो गई है। यहां से कुछ ही दूरी पर रूसी सेना और यूक्रेनी सेना की जंग चल रही है। हमें कई धमाकों की आवाज अब तक आ चुकी है। मैं आपको बताऊं, लगातार यहां पर बम्बार्डिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है। आमने सामने की लड़ाई यहां से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर हो रही है और बिल्कुल हम करीब पहुंच गए हैं। वो इलाका, वो गांव, वो रीजन जहां पर आमने सामने एक समय में हुई थी रूसी और यूक्रेनी सेना। फिलहाल ये कब्जे में तो यूक्रेनी सेना के है ये पूरा इलाका, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। यकीन मानिए, यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी लोग हैं वो सब पलायन कर चुके हैं। भीषण जंग यहाँ पर रूस और यूक्रेन की चली थी। यहाँ से
कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना की पोजीशन है, वहां यूक्रेनी सेना लड़ रही है। और ये स्थिति आप देख लीजिए यहाँ क्या हालात हो गए हैं। और देखिए इस रुस्का लोजावा इलाके में ये जो घर हैं पूरी तरह से तबाह हो गए हैं।